अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इसमें हम करंटली एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमने पहला शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 13.2। क्वेश्चन है, डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन। इसको समझाने की खातिर हम यहाँ पे एक वायर कंसीडर कर लेते हैं कि लेट से ये वायर का पीस है और हमने ज़रा जूम इन किया है तो हमें इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ज़रा एनलार्ज होके दिखाई दे रहा है। ये इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इस वायर की लेंथ जो है वो लेंथ L से डिनोटेड है। अगर मैं इस वायर को इस तरह से बेंड कर दूं कि इसकी लेंथ भी वही रहे और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे भी वही रहे और इस पॉइंट के ऊपर भी अगर आप कहीं पे भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाएंगे तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया वही रहेगा जो कि इसका पहले था। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ करते हैं तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया तब्दील नहीं हुआ होगा। क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू तब्दील हो गई होगी? रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या है? इट इज़ ρL/A। तो इस सूरत में ना ही आपने वायर का मटेरियल तब्दील कर दिया है कि उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी तब्दील हो जाए। L लेंथ ऑफ वायर है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया और A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर है और इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ वायर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इस सूरत में वायर आपको एक्चुअली इस तरह दिखाई दे रही होगी। इसका जो ये एज बन रहा होगा ये होगा सॉफ्ट एज। लेकिन अगर आप इस वायर को इस तरह से बेंड कर दें तो इस सूरत में यहाँ पे शार्प बेंडिंग की वजह से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा और जो वायर की लेंथ है वो स्लाइटली क्या कर जाएगी? वो इंक्रीज कर जाएगी। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखते हो R इज इक्वल टू ρL/A, तो उसमें चूंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया इस टर्न या शार्प एज के अक्रॉस डिक्रीज कर गया है और वायर की लेंथ स्लाइटली इंक्रीज कर गई है, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ वायर थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। इस सूरत में वायर आपको इस तरह से दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये क्या बना होगा? ये होगा एक शार्प एज और इस शार्प एज को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं किंक। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ये डिस्क्राइब करना है कि अगर तो एज सॉफ्ट होगा तो कोई रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर एज शार्प है तो फिर रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। इस बात को हमने प्रॉपरली किस तरह से एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए हम जरा इसके आंसर को रीड आउट भी कर लेते हैं। आंसर होगा, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज गिवन बाय द रिलेशन R is equal to ρL/A, where ρ is the specific resistance of the material जिसे resistivity भी कहते हैं, L is length of the wire and A is its cross sectional area. If bends in the wire don't affect its length or cross sectional area, then bends in the wire do not affect its electrical resistance. But if the bends in the wire make kinks in the wire, the cross-sectional area of the conductor is decreased and length of the wire may slightly increase. Hence, electrical resistance is increased. ये इसका प्रॉपर आंसर था। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13.3। What are the resistances of resistors given in the figures A and B? What is tolerance of each? Explain what is meant by tolerance. और इसके लिए जो फिगर हमें गिवन है वो क्या है? वो ये डायग्राम है जिसमें दो कार्बन रेजिस्टर्स शो किए गए हैं जिनके ऊपर उनकी रेजिस्टेंस कलर बैंड्स के ज़रिए से रिप्रेजेंटेड है। हमें ये बताना है कि इनकी रेजिस्टेंसेस कितनी हैं और इनकी टॉलरेंस कितनी है और इसके अलावा टॉलरेंस से क्या मुराद है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
हम कलर कोड्स को ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये बात देखी थी कि कलर कोड्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं ब्लैक कलर से, और ऑपोजिट एंड के ऊपर जो कलर होता है वो क्या होता है, वो होता है वाइट। और ये ट्रांजिशन कॉन्टिन्यूस होती है। हम नियरेस्ट कलर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक के नियरेस्ट कलर जो शेड में है वो क्या है, इट इज़ ब्राउन। ब्राउन के नियरेस्ट कलर रेड है। फिर उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट दोनों पर्पल के शेड्स हैं, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे वॉयलेट कलर लिखते हैं। फिर आता है ग्रे, और ग्रे के बाद जो कलर होता है वो क्या है, वो है वाइट। इनके जो कलर कोड्स हैं वो इस तरह से रिप्रेजेंटेड हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और जो टॉलरेंस के लिए कलर्स हैं वो हैं या तो सिल्वर कलर, गोल्डन कलर या फिर नो कलर। अगर तो कलर सिल्वर है तो इसका मतलब है कि ±10% की टॉलरेंस है। गोल्डन के लिए ±5% की टॉलरेंस है। और अगर फोर्थ बैंड नहीं है तो इसका मतलब है कि 20% की टॉलरेंस होगी रेजिस्टेंस के अंदर। अब हम इसी रेफरेंस से चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ, और वो पार्ट क्या है, वो है पार्ट ए। सो पार्ट ए के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं और डायग्राम दोबारा पेस्ट कर लेते हैं। इस केस में हमें जो कलर कोड्स गिवन हैं वो कलर कोड्स हैं ब्राउन, ग्रीन, रेड और गोल्ड का कलर या फिर गोल्डन कलर। हम ये बात जानते हैं कि अगर 4 कलर बैंड्स हों तो उसमें जो फर्स्ट कलर है वो क्या बताता है, वो बताता है फर्स्ट डिजिट ऑफ द रेजिस्टेंस। सेकंड कलर क्या बताता है, ये बताता है सेकंड डिजिट। थर्ड कलर मल्टीप्लायर ऑफ 10 बताता है। और जो गोल्ड का कलर है वो बताता है टॉलरेंस। तो इस केस में अगर हम इस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो फर्स्ट कलर बैंड ब्राउन है जो कि फर्स्ट डिजिट को बताता है, और ब्राउन का मतलब है 1। ग्रीन का मतलब क्या है, वो है 5। और जो मल्टीप्लायर ऑफ 10 है वो क्या है, वो रेड कलर का है, और रेड का मतलब है 2। सो यहाँ पे 10⁻²² आएगा। और टॉलरेंस गोल्ड के लिए कितनी होती है, वो होती है ±5%। तो इसमें ±5% की टॉलरेंस होगी। सो इसका मतलब है कि पहले केस के अंदर जो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है वो होगी 15 × 10⁻² ओहम्स ±5%। इस बात को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1500 ओहम्स ±5%। अब ज़रा यहाँ पे ये बताइए कि 100% रेजिस्टेंस कितनी आई है इस रेजिस्टर की, वो है 1500 ओहम्स। अब बताइए 1% वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है इस रेजिस्टर के लिए, वो होगी 1500 ओहम्स बाय 100 या फिर 15 ओहम्स। ये 1% ऑफ द रेजिस्टेंस है। इसके बाद बताइए कि इस केस के लिए जो 5% रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी होगी, वो होगी 15 ओहम्स × 5, दैट मीन्स 75 ओहम्स। सो अब जब हम इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे तो वो होगी 1500 ओहम्स ±75 ओहम्स या फिर 1500 ±75 ओहम्स। सो ये इस रेजिस्टर की वैल्यू है और 75 ओहम्स इसकी टॉलरेंस है। इसे मुराद क्या है, इसे मुराद ये है टॉलरेंस ऑफ ±75 ohms means that the actual value of the resistance of the resistor may be 75 ohms greater or 75 ohms smaller than
1500 ohms. In short, the resistance range of the resistor may be, तो भाई कितनी वैल्यू होगी इस रेजिस्टेंस की, वो होगी 1500 माइनस 75 ओहम्स टू 1500 प्लस 75 ओहम्स. सो इसका आंसर कितना आएगा, ये आएगा 1425 ओहम्स टू 1575 ओहम्स. सो इस कलर बैंड से वो तमाम रेजिस्टेंसेस रिप्रेजेंट हो सकती हैं जो कि 1425 से लेके 1575 ओहम्स के दरमियान में लाई करती हों. सो अब हमने स्टार्ट करना है इसका बी पार्ट. जो हमें कलर कोड गिवन है वो है येलो, वाइट, ऑरेंज और सिल्वर. अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो येलो कलर है वो फर्स्ट डिजिट बताएगा, फर्स्ट जो कलर बैंड है. सेकंड बैंड सेकंड डिजिट बताएगा. और जो थर्ड बैंड है वो मल्टीप्लायर ऑफ 10 या फिर नंबर्स ऑफ जीरोस कितने ऐड होने हैं उनकी तादाद को बताएगा. और जो फोर्थ बैंड है वो बताएगा किसके बारे में, वो बताएगा टॉलरेंस के बारे में. सो हम जानते हैं कि येलो कलर का मतलब क्या है, उसका मतलब है 4. वाइट का मतलब क्या है, उसका मतलब है 9. और ऑरेंज का मतलब क्या है, उसका मतलब है कि यहाँ पे 3 जीरोस आने हैं या फिर 10 की पावर 3 आनी है. ये वैल्यू है रेजिस्टेंस की. और सिल्वर से मुराद टॉलरेंस है और सिल्वर कलर प्लस माइनस 10% की टॉलरेंस हमें इंडिकेट करता है. तो इस केस में जो रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर की वैल्यू है वो है R इज इक्वल टू 49 इंटू 10⁻³ ओहम्स प्लस माइनस 10% या फिर 49000 ओहम्स प्लस माइनस 10%. अब अगेन 100% ऑफ रेजिस्टेंस कितनी है, वो है 49,000 ओहम्स. 1% रेजिस्टेंस कितनी है, वो है 49,000 ओहम्स डिवाइडेड बाय 100 और 490 ओहम्स. और 10% रेजिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी 490 ओहम्स मल्टीप्लाइड बाय 10. सो आंसर होगा 4900 ओहम्स. सो इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है 49,000 ओहम्स प्लस माइनस 4900 ओहम्स और 49,000 प्लस माइनस 4900 ओहम्स. अब एक्सप्लेन कर देंगे. द रेजिस्टर हैज प्लस माइनस 10% tolerance in the value of its resistance. This corresponds to a value of plus minus 4900 ohm for this case. It indicates that the actual value of the resistance may be up to 4900 ohms greater or shorter than 49,000 ohms. So range of the resistance for the given combination is
R is equal to 49,000 minus 4,900 ohms to 49,000 plus 4,900 ohms. So R is equal to 44,100 ohms to 53,900 ohms. So ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13.3. अब हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन है 13.4. Why does resistance of a conductor rise with temperature? टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ किसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्यों इंक्रीज कर जाती है? हम ये बात जानते हैं कि कोई भी अगर मेटालिक वायर कंसीडर की जाए इस तरह से, जिसकी एक सर्टेन लेंथ है और एक सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस तरह से इस मटेरियल के अंदर लार्ज नंबर्स में ट्रिलियंस ऑफ एटम्स ऑफ दैट मेटल मौजूद हैं जिससे ये वायर बनी हुई है. और उन एटम्स में से एक अच्छी खासी तादाद ऐसे एटम्स की है जिनके इलेक्ट्रॉन्स अपने लोअर मोस्ट शेल में मौजूद नहीं हैं, बल्कि वो एनर्जी गेन करने की वजह से अपने कंडक्शन बैंड के अपर एज के ऊपर आए हुए हैं. इसका मतलब यह है कि उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा है. अगर मैं लिथियम की एग्जांपल लूँ तो लेट्स से ये लिथियम है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरह से, और उसके बाद जो लास्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से. लेकिन यहाँ पे शेल एक बैंड में डिवाइड हुआ होता है जिसकी एक सर्टेन रेंज होती है जो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. इसमें क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस बैंड के लोअर मोस्ट पॉसिबल स्टेट के ऊपर मौजूद हो तो वो स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है. उस एम्पलीट्यूड को लेट्स से मैं इस सर्कल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. और अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने इस बैंड के अपर एंड के ऊपर मौजूद हो तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या कर जाता है, वो भी इंक्रीज कर जाता है. और लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन अब इस सर्कल में ऑर्बिट करता है. अब यहाँ पे अगर मैं इस ऑर्बिट को ड्रॉ करूँ तो वो ऑर्बिट इस तरह से एक सर्कल की सूरत में ड्रॉ होगा. पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ने इस तरह से पास करना है. उसकी कोलिजन यहाँ पे जो होनी है वो सिर्फ इस ऑसिलेशन की वजह से होनी है, इस ऑसिलेशन की वजह से नहीं होनी. सो सिर्फ वही ऑसिलेशंस का कंपोनेंट मैटर करता है जो कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है. सो इस वजह से जो यहाँ पे ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जो एटम्स एक्साइटेड स्टेट में हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे हैं. अब जब कोई कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसकी जगह लेने आता है तो ये जंप करके आगे किसी अगले एटम के ऊपर चला जाता है. लेकिन इस दौरान कोलिजन्स की वजह से एनर्जी लूज होती है रेजिस्टर्स में हीट की सूरत में, और वो हीट क्यों जनरेट होती है? क्योंकि ऐसे एटम्स जिनके इलेक्ट्रॉन अपने लोअर मोस्ट स्टेट में मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अब्जॉर्ब करके अपर स्टेट में जाते हैं और जब वापस लोअर स्टेट में फॉल करते हैं तो उस सूरत में एनर्जी रिलीज होती है. ये भी हो सकता है कि जो एटम है वो इतनी एनर्जी कोलिजन में एब्जॉर्ब कर ले कि वो किसी अपर शेल में चला जाए और जब वहाँ से फॉल करेगा तो भी एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सूरत में, जो वायर के अंदर कंडक्शन की सूरत में भी ट्रैवल कर सकती है. अब जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है इस मेटालिक वायर से तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे कोलिजन्स फेस करता है और हर कोलिजन के बाद अपनी डायरेक्शन तब्दील करता है और इस दौरान एनर्जी वेस्ट होती है. लेकिन जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है वो हो सकता है कि पहले से भी ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं. इसका मतलब है हर अकेले इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए. या ये भी हो सकता है कि उसका तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज ना हो लेकिन नए एटम्स ऐसे जो पहले ग्राउंड स्टेट में थे अब वो भी एक्साइटेड स्टेट में आना शुरू हो जाएं. तो इफेक्टिवली तो यही होगा कि पहले जिस इलेक्ट्रॉन ने इतने पाथ में टकराना था अब वो क्या करेगा, अब वो इस पाथ के मिल जाने की वजह से एक लार्जर पाथ में कोलिजन फेस कर सकता है. तो इसे हम कहते हैं इंक्रीज्ड कोलिजन क्रॉस सेक्शन.
सो इस कोलिजन क्रॉस सेक्शन के इंक्रीज कर जाने की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का किसी वाइब्रेटिंग एटम से टकरा जाने का चांस पहले से क्या हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो जब कोलिजन्स बढ़ती हैं तो फिर उन कोलिजन्स में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि हीट की सूरत में डिसिपेट होती है, ज़ाया हो जाती है, वो भी इंक्रीज कर जाती है। और इफेक्टिवली ज़्यादा कोलिजन्स होने की वजह से और दो कोलिजन्स में कम फासला रह जाने की वजह से इसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है? ये वो पाथ लेंथ है जो कि एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट ट्रैवल करते हुए जाता है दो कोलिजन्स के दरमियान में और इस दौरान वो मजीद कोई कोलिजन फेस नहीं करता। सो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये मीन फ्री पाथ डिक्रीज कर जाता है, कोलिजन्स की तादाद में इजाफा हो जाता है और मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाती है। इस बात को हमने किस तरह से डिस्क्राइब करना है, उसके लिए ज़रा हम इस आंसर को रीड आउट भी कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 13.4 का आंसर है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू कोलिजन्स which the free electrons encounter with the atoms of the lattice. Lattice से मुराद होता है crystal structure. As the temperature of the conductor rises, जैसे ही temperature increase करता है, the amplitude of vibration of atoms in the lattice increases and hence the probability of their collision with free electrons also increase. सो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो एटम्स की वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका इनसे टकराने का चांस या प्रोबेबिलिटी वो भी क्या कर जाती है, वो भी इंक्रीज कर जाती है। द वाइब्रेटिंग एटम्स ऑफर अ बिगर टारगेट दैट इज द कोलिजन क्रॉस सेक्शन ऑफ द एटम्स इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। दिस मेक्स द कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स and the atoms in the lattice more frequent, ज़्यादा collisions होती हैं and hence the resistance of the conductor increases. Next short question है short question 13.5। पूछा गया है what are difficulties in testing whether the filament of a light bulb obeys Ohm's law? Dear students, हम ये बात जानते हैं कि Ohm's law की statement क्या थी? The current flowing through any cross-sectional area of a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends, provided that physical state of the conductors, for example, temperature, shape, size, remains constant. तभी जब हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे I और V का तो जो लाइन है वो स्ट्रेट आएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा मटेरियल हुआ जिसकी रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली बाकी मटेरियल से हाई हुई, जैसे कि इनकंडेंसेंट बल्ब्स के केस में, क्या वर्ड यूज किया मैंने? इनकंडेंसेंट बल्ब्स। ये कौन से बल्ब होते हैं? वो येलो कलर के बल्ब जिनमें आपको फिलामेंट नजर भी आ रहा होता है। दूसरी टाइप के बल्ब्स होते हैं फ्लोरेसेंट बल्ब्स। ये कौन से बल्ब्स हैं? जिनमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्लो करता है पार्शियल वैक्यूम के अंदर से और लाइट जनरेट होती है, जैसे कि एनर्जी सेवर्स एंड ट्यूबलाइट्स। सो फिलहाल हम इनकंडेंसेंट बल्ब्स की बात कर रहे हैं। इसका फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का बना हुआ होता है जिसका सिंबल W है और जैसे ही उसमें करंट फ्लो करता है एटॉमिक कोलिजन्स होती हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ और टेम्परेचर मटेरियल का इंक्रीज कर जाता है। सो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है और कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाती है। हम ये बात जानते हैं कि इस ग्राफ की स्लोप जो है वो हमें क्या बताती है? वो हमें परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट मीन्स डेल्टा I ओवर डेल्टा V की वजह से रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस या फिर कंडक्टेंस बताती है। क्योंकि फ्लोरेसेंट बल्ब की रेजिस्टेंस इंक्रीज और कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाती है, इसलिए स्लोप भी आगे चलते हुए क्या कर जाती है? वो डिक्रीज कर जाती है। सो अगर हम किसी तरीके से टंगस्टन फिलामेंट बल्ब का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रख पाते और पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज कर पाते तो करंट इस तरह से इंक्रीज होता कि लाइन स्ट्रेट आती। लेकिन चूंकि हम ये काम कर नहीं सकते तो इस वजह से IV ग्राफ की लाइन भी स्ट्रेट नहीं होती और हम ये बात कंक्लूड करते हैं कि जो फिलामेंट बल्ब है वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। लेकिन अगर हम फिजिकल स्टेट्स फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते तो ये लाइन स्ट्रेट होती। सो इस बात को हमने डिस्क्राइब कैसे करना है? इसके लिए हम लिखेंगे द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ इज गिवन बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential difference across its ends provided the physical states such as temperature etc. of the conductor remain constant. According to above statement, I is directly proportional to V only if temperature etc. remain constant.
In case of filament bulb, the temperature of the filament rises instantly as current flows through it due to rapid collisions between conducting electrons and electrons in the thermal random vibrations. In such condition, the proportionality I is directly proportional to V cannot hold. In short, a rapid increment in the temperature of the filament is the difficulty in testing whether the filament of a lighted bulb obeys Ohm's law or not. The immediate conclusion we can draw from the study of I versus V data we get is that the filament does not obey Ohm's law. सो डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन 3.6 से ऑनवर्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.